हेलो फ्रेंड, आज हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला हम आर्टिकल को देखेंगे। आप जानते हैं कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, हालांकि वर्तमान में 470 के करीब अनुच्छेद हो गए हैं। तो पहला अनुच्छेद है, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा, इस बात की चर्चा है। दूसरा अनुच्छेद है जिसमें नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, यह अधिकार संसद को प्राप्त है। दूसरे अनुच्छेद में यह वर्णित है। तीसरा अनुच्छेद है, नए राज्य का निर्माण, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, और यह भी अधिकार संसद को प्राप्त है। अब हम लोग देखेंगे नागरिकता संबंधी प्रावधान जो भाग 2 में है। इससे पहले जो 1 से 4 अनुच्छेद है वो भाग 1 में आते हैं, और नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है ये भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन है। और इस यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये पूछे जाते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो ये सारे अधिकार संसद को प्राप्त है। 1955 में पहली बार बना था। इसमें सुधार हुआ है, 1986 में सुधार हुआ, 1992 में सुधार हुआ, फिर 2003 में सुधार हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में, और अंतिम 2019 में सुधार हुआ था। नागरिकता मिलने या नहीं मिलने, किसको नागरिकता दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये सारे अधिकार होम मिनिस्टर यानी गृह विभाग के पास होता है। नागरिकता संबंधी कानून में कुछ भी सुधार, परिवर्तन या फिर उसे नया बनाने, ये सारे अधिकार संसद को प्राप्त होते हैं। भारत में एकहरी नागरिकता लागू है। जानते हैं हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में एकहरी नागरिकता लागू है, जो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया है एकहरी नागरिकता। ये भी प्रश्न आया हुआ है। अब हम लोग भाग 3 देखेंगे जिसमें हम मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। जब संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय मूल अधिकार की संख्या 7 थी। वर्तमान में इसकी संख्या 6 है। क्यों कि जो संपत्ति का अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार से हटा दिया गया है, और हटाकर उसको आर्टिकल 300A यानी 300 क में रख दिया गया है। अब वो एक लीगल राइट है, वो एक विधिक अधिकार है। तो फंडामेंटल की चर्चा आर्टिकल 12 से 15, अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट की चर्चा है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मैग्ना कार्टा शब्द इंग्लैंड से आया है। अब देखिए आर्टिकल जो 12 है, आर्टिकल 12 में क्या है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है जिसमें बताया गया है कि विधायिका में संसद और विधानमंडल आएंगे। फिर से कार्यपालिका में भारत सरकार, राज्य सरकार, सभी दूतावास के कर्मचारी, भारत सरकार के सभी कर्मचारी, राज्यों के कर्मचारी सब आते हैं कार्यपालिका में। और इसमें न्यायपालिका की चर्चा नहीं हुई है। इसमें न्यायपालिका की चर्चा नहीं है। न्यायपालिका की चर्चा नहीं है। आर्टिकल जो 12 है जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई, उसमें विधायिका और कार्यपालिका की चर्चा है, न्यायपालिका की चर्चा नहीं की गई है। अब देखिए आर्टिकल 13 में है मूल अधिकार को कम करना या हटाना, ये सब अधिकार संसद को प्राप्त है। लेकिन अगर संसद इस मूल अधिकार का हनन करती है, हटाती है, तो न्यायपालिका इस पर रोक लगा सकती है, जिससे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है।
न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। अब देखिए, अब हम लोग आर्टिकल 14 से 18 देखेंगे, जिसको हम समता का अधिकार कहते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है भारतीय संविधान में। पहले देखेंगे हम लोग आर्टिकल 14, और यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं फंडामेंटल राइट में। आप 12-13 से तो नहीं है प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से 14 से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है 14 में क्या है, विधि के समक्ष समान अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि सभी नागरिक विधि के समक्ष सभी लोग समान है, कानून का समान संरक्षण सबको प्राप्त है, ये आर्टिकल 14 में। फिर आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये दूसरे जगह का है, कोई बिहार का व्यक्ति है और कोई दिल्ली का व्यक्ति है तो दोनों में भेदभाव होगा। ये जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, न जाति के आधार पर होगा, न लिंग, कोई महिला और पुरुष में भी कोई भेदभाव। कानून के नज़र में सभी बराबर है। और देखिए, यहाँ से एक और नया प्रश्न बन गया है, जो EWS आरक्षण है वो 15 क्लोज 6 में और 16 के क्लोज 6 में EW आरक्षण, ये भी पूछा जा सकता है। जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है वो आर्टिकल 15 और 16, आर्टिकल 15 और 16 का क्लोज 6 में वर्णित है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है। फिर है अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में भेदभाव नहीं, यानी समता का अधिकार। नौकरी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को बराबर का अधिकार है। ये सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, मतलब छुआछूत पर रोक लगा दिया गया है। आप किसी के साथ अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में बना। इसी के तहत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर देखिए अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। पहले लोग नवाब, राय बहादुर जैसे उपाधि धारण कर लेते थे, अब उसका अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में इसका अंत हो गया है। लेकिन विद्या और सेना के क्षेत्र में, जैसे विद्या के क्षेत्र में आपने PhD कर लिया तो आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी, तो इस उपाधि का अंत नहीं किया गया है। सेना के क्षेत्र में जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र जैसे उपाधि दी जाती है, तो वो भी उस पर रोक नहीं लगा है। और भारत रत्न ये भी है, भारत रत्न किसी को दिया जाता है। इस बार 2024 में भी 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो इस पर कोई रोक नहीं है। और पद्म पुरस्कार पर भी कोई रोक नहीं है। पद्म पुरस्कार 3 होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण, तो ये तीनों पर कोई रोक नहीं है। एक और बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है, अगर विदेश में कोई पुरस्कार अगर विदेश में कोई पुरस्कार उसको दिया गया है, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो पुरस्कार ले सकता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को ग्रहण नहीं कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से 22 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 19, इसमें बहुत सारे क्लॉज है। जैसे अनुच्छेद 19 में 6 क्लॉज है, क्यों 7 पहले था, लेकिन अब F को हटा दिया गया है तो 6 क्लॉज बच रहा है। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने की आज़ादी है, आपको अभिव्यक्ति की अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसा बात मत रख दे जिससे सांप्रदायिक दंगा ही फैल जाए, ऐसा बात नहीं रखना है। संविधान के दायरे में रख कर अपनी बात को रखना है। बोलने की आज़ादी है, लेकिन ऐसा बात मत बोल दिए कि कहीं हिंसा फैल जाए, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और इसी में
क्लोज 1 में भी RTI का प्रावधान है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का। आप कहीं भी RTI लगा के, अगर मान लीजिए कि आप ब्लॉक में कितना इंदिरा आवास योजना पास हुआ है आप चाहिएगा, तो आप वहाँ एक RTI लगा के अगर वो मांगिएगा, वो पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, इससे प्रशासन में पारदर्शिता काफ़ी बढ़ गई है। ये 2005 में आया था। तो इसी ये 19 के क्लोज ए में ही है RTI भी। क्लोज बी में है, 19 का क्लोज बी में है शांतिपूर्वक सम्मेलन का उल्लेख। कहीं भी आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, और ये ऐसा नहीं कि मतलब शांतिपूर्वक सम्मेलन का बंदूक वंदूक लेके हथियार के साथ प्रदर्शन नहीं करते, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार है। तो शांतिपूर्वक सम्मेलन का उल्लेख है 19 का क्लोज बी में है। सी है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी पार्टी संघ बना रहे हैं, इसी के तहत आप देखते हैं कि बहुत सारी पार्टी बनी है, तो संघ बनाने की आज़ादी है। आप कोई भी संघ पार्टी बना सकते हैं। और इसमें यह है कि ऐसा नहीं कि कोई नक्सलाई टाइप का पार्टी बना लीजिए, इस सब पर प्रतिबंध है। अब क्लोज डी है, 19 का क्लोज डी में है भारत में निर्बाध घूमने की स्वतंत्रता। भारत में बिना रोक टोक के आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कहीं कहीं प्रवेश निषेध वाला एरिया है। जैसे मान लीजिए कि कोई भारत सरकार का आर्मी का कोई कैंप है या कोई एयरपोर्ट है जहाँ जाना मना है, वहाँ लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी आप चल गए, तो उस समय आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिर है भारत में कहीं बसने और रहने की स्वतंत्रता। भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, इसकी पूरी छूट है। फिर एफ में संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, इसको हटा दिया गया है 44वां। इसको हटाया गया कब? 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसके तहत ये संपत्ति अर्जित करने का जो स्वतंत्रता था, जो आपका जो फंडामेंटल राइट था, अब उसको हटा दिया गया है और वो एक लीगल राइट के रूप में आर्टिकल 300A में है। अब एक विधिक अधिकार है, तो ये हटा दिया गया है। और लास्ट में है क्लोज जी, जीवन यापन करने के लिए कारोबार और व्यापार की स्वतंत्रता। आप अपने जीवन यापन करने के लिए व्यापार कर सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का रोक नहीं है। तो ये सारे अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है, और ये सभी आर्टिकल 19 में हैं। 19 का क्लोज करके ये सारे अधिकार प्राप्त है। देखिए आर्टिकल जो 20 है, अनुच्छेद 20, जो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में छूट देता है। इसमें क्लोज 1 में कहा गया है, इसमें अपराध की परिभाषा को बताया गया है। क्लोज 1 में अपराध की परिभाषा है। क्लोज बी में कहा गया है कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं, मतलब कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसको एक ही बार सजा होगी, ऐसा नहीं कि उसको 2 बार सजा होगी। सी में है स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मार पीट के उसके स्वयं के विरुद्ध ही आप गवाही दिलवा दीजिए, ये नहीं हो सकता है। आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 में है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसको कहते हैं। और इसमें देखिए, इसमें क्या है, निजता का अधिकार। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। फ़ोन टेपिंग मामला, आप किसी का फ़ोन टेप नहीं कर सकते हैं। फिर चिकित्सा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार सभी को है। चिकित्सा का इसी के तहत मान लीजिए कोरोना का टीका सभी को लगाया गया था। ये शुद्ध पेयजल, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, घर, चिकित्सा, ये सारा अधिकार आपको इसी आर्टिकल 21 के तहत प्राप्त है। जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, ये सभी अधिकार इसी में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में है। और देखिए इसमें एक क्लोज 21 का ये जोड़ दिया गया, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया। इसमें क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, और ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है कि वो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चा है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है।
21 का ए। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें दो बातें की चर्चा है, एक होता है अरेस्ट और एक होता है डिटेंशन, ये निरोध होता है। तो इसमें अंतर क्या है, देखिए अरेस्ट कब होता है, अपराध जब अपराध हो जाए उसके बाद पुलिस जाके पकड़ लेती है तो उसको अरेस्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, जब कोई भी आरोपित है जिसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तब वो पूछ सकता है कि आप किस अपराध में, किस जुर्म में हमको गिरफ्तार किए हैं, वो प्रश्न कर सकता है। उसके बाद वो अपना मनपसंद वकील रख सकता है और उसको 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना होता है, स्वशरीर उपस्थित करना होता है मजिस्ट्रेट के पास। हाँ, इसमें आने जाने का जो समय होता है वो काउंट नहीं होता है। मान लीजिए कि कहीं वो जाम में 1 घंटा फंस गया तो ऐसा नहीं वो कंप्लेन हो सकता है कि आपने 24 घंटा के तरह हमको 25 घंटा में कोर्ट पहुंचा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें आने जाने का समय काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस अवस्था में क्या होती है, डिटेनेशन में क्या होती है कि अपराध होने से पहले ही व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है। अपराध करने से पहले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मान लीजिए कोई अपराध की योजना लोग बना रहे हैं, उसी समय इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसमें देखिए, इसमें सब मूल अधिकार आपका सीज हो जाए। जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा उसका मूल अधिकार सीज हो जाएगा। अब ऐसा नहीं वो कहेगा कि मुझे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पहुँचाइए, मुझे मनपसंद अपना वकील रखना है, हमको क्यों पकड़ा गया, ये सब बात नहीं होती है। और इसमें जैसे इसमें जो लगाया जाए, जैसे मीसा के तहत गिरफ्तारी हो सकती है, एनएसए के तरफ गिरफ्तारी हो सकती है, टाडा है, पोटा है, उल्पा है, इस सब के तहत इसमें गिरफ्तारी होती है। तो इस सभी बातों का वर्णन आर्टिकल 22 में है। देखिए आर्टिकल अब 23 और 24 ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लगातार एग्जाम में ये प्रश्न रहता है, जिसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। देखिए आर्टिकल 23 में क्या है, मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्कार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बलात्कार मतलब ज़बरदस्ती मजदूरी कराना। जैसे पहले होते थे बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। बिहार भारत का पहला स्टेट है जिसने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन को लागू किया था, समझे ना। तो ये बलात्कार पर आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, बलात्कार पर प्रतिबंध लगाए। मानव का दुर्व्यापार, उसका दुरुपयोग आप नहीं कर सकते हैं। इसी में है कि आप किसी से वेश्यावृत्ति भी नहीं करा सकते। ये सारे चीज़ों पर रोक लगाया गया है संविधान के अनुच्छेद 23 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। और अनुच्छेद 24 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा ये पूछा जाता है कि जिस बच्चे का उम्र 14 वर्ष से जो कम उम्र का बच्चा है, आप उसको खान, बगान या जो भी खतरनाक प्रक्रियाएं हैं, परिसंकटमय क्षेत्र है, वहाँ इसका नियोजन नहीं कर सकते, आप उसको काम पर नहीं लगा सकते। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप काम पर नहीं लगा सकते हैं, मजदूरी नहीं करा सकते हैं। तो ये है खान माने माइनिंग वाला, जहाँ से कोयला निकाला जाता है, खदान, वहाँ भी वो सब खतरनाक काम है, वहाँ आप इसको नियोजित नहीं कर सकते हैं बच्चों को। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से 28 तक में है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 25 में कहा गया है कि अंतःकरण से अपना धर्म मानना, धर्म का प्रचार करना, आपको जो इच्छा हो आप उस धर्म को मानिए, उस धर्म का प्रचार करिए, कोई मनाही नहीं है। आप जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, मतलब अपने देश का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। आप चाहे जो भी धर्म मानिए, कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और देखिए, और सिख समुदाय के लोग जो कृपाण, जो तलवार लेके घूमते हैं, वो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उनका। धार्मिक स्वतंत्रता ये आर्टिकल 25 में ही है कि वो कृपाण लेके घूम सकते हैं, उनको कोई पकड़ेगा नहीं, उनको पुलिस पकड़ नहीं सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आर्टिकल 26 है, देखिए धार्मिक कार्य हेतु संपत्ति इकट्ठा करना। अपने धर्म के कार्य करने हेतु आप संपत्ति इकट्ठा करिए, कोई उस पर रोक नहीं लगा सकता है।
और 27 में है कोई जबरन कर नहीं, और उस पर कोई भी आपसे टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, कोई ज़बरदस्ती आप उस पर कर नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 28 में है धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जैसे आप देखिएगा बहुत सारा ईसाई मिशनरी स्कूल चलता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उस पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सारे छूट है, ये सभी आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित है। अब देखिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो आर्टिकल 29 से 30 में है। 29 अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। जो अल्पसंख्यक वर्ग है, भारत में आप जानते हैं 6 अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको शिक्षा एवं संस्कृति का संरक्षण प्रदान किया है। उनकी भाषा और लिपि को संरक्षित करने का भी उनको अधिकार है। आर्टिकल 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, स्थापना उसकी कर सकते हैं। उस शिक्षण संस्थान में जो उसका शासन व्यवस्था होगा, उसका प्रशासन जो जिससे वो सुचारू रूप से चले, उसका अधिकार उन्हीं के पास होगा। जैसे ये प्रशासन का अधिकार जो है ये 2 आधार पर इसको परिभाषित किया गया है, एक भाषा के आधार पर और दूसरा धर्म के आधार पर। भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर ये शिक्षण संस्थान स्थापित हो सकते हैं और उसका प्रशासन वही लोग चलाएंगे जो इसकी स्थापना करेंगे। अब देखिए आर्टिकल 31, अब ये समाप्त है। देखिए आर्टिकल 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था, और जो आप पढ़े थे 19 क्लोज एफ में, ये दोनों एक ही है। तो यहाँ जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसको समाप्त कर दिया गया था। अब ये आर्टिकल 300A में है और एक लीगल राइट है, एक विधिक अधिकार है। आर्टिकल 32 बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न कई बार आए हैं। देखिए ये आर्टिकल जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इससे तो पहला प्रश्न आता है कि जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कहा है ये संविधान की आत्मा है, यही प्रश्न आता है। पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा क्या है, तो अगर प्रश्न में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं रहे तब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन ये प्रश्न आ जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो ये आर्टिकल 32 हो जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। दोनों प्रश्न आते हैं। उसके बाद देखिए ये मूल अधिकार फंडामेंटल राइट अगर हनन होता है, कोई छीनता है, कोई उसका हनन करता है आपके अधिकार को, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, तो आप इसमें डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो देखिए इसका क्या है ना कि जब आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ये अनुच्छेद दोनों याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। जैसे बंदी प्रथिकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 रिट जारी करता है, आपके फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो। अब देखिए फंडामेंटल राइट से जो और प्रश्न आ सकते हैं वो आता है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 जो मूल अधिकार है यह केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। बाकी भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, लेकिन ये 5 जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखिए अनुच्छेद 33, 34, 35 अपवाद है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक आर्टिकल 35 क्लोज 1 था, 35A था, ये जम्मू कश्मीर की नागरिकता से संबंधित था, जिसको वर्तमान सरकार ने रद्द कर दिया। अब प्रश्न ये एक पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा बार प्रश्न ये पूछा गया है कि मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार का संरक्षक है। ठीक,
ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मूल अधिकार को कम कर सकता है, बदल सकता है, हटा सकता है, ये अधिकार किसको है? तो ये सारे अधिकार संसद को प्राप्त है। फिर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मूल अधिकार पर अस्थायी रोक कौन लगा सकता है? तो मूल अधिकार पर अस्थायी रोक राष्ट्रपति लगा सकता है। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट या इसी को हम कंटिन्यू करेंगे या कोई नेक्स्ट वीडियो पर बनाएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।